Hello friends, this is CA Ankita Jain and you're watching my channel Law with CA Ankita Jain. फ्रेंड्स, हम अपनी इस क्लास में पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी और आप देखिएगा कि आपको कितना चुटकियों में पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सबसे पहले 1 सितंबर 1872 में होल ऑफ इंडिया को अप्लाई किया गया था। यानी कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 को पूरे इंडिया पे लागू किया गया। अब इसमें जो सबसे पहले टर्म आती है वो है कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2H में दी हुई है और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अग्रीमेंट प्लस क्या है? एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अग्रीमेंट क्या है और एनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है। तो आइए वन बाय वन हम इन दोनों टर्म्स को समझते हैं कि ये क्या कहते हैं। सबसे पहले हम टर्म समझेंगे अग्रीमेंट। व्हाट इज अ अग्रीमेंट? अग्रीमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2E में दे रखी है। सेक्शन 2E अग्रीमेंट कहता है, क्या कहता है अग्रीमेंट के लिए? व्हाट इज अग्रीमेंट? एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग विद द कंसिडरेशन। यानी कि इसके अंदर भी दो टर्म हमारे पास नए निकल के आ गए। अग्रीमेंट के अंदर भी दो टर्म नए क्या है कि कोई भी प्रॉमिस हो और उस प्रॉमिस में क्या हो? एक कंसिडरेशन हो, तो वो क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट बन जाएगा। तो अब हम इन दोनों टर्म्स को समझते हैं कि प्रॉमिस क्या है और कंसिडरेशन क्या है। द टर्म प्रॉमिस वो किस में डिफाइन किया गया है? वो सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है और ये कहा गया है कि प्रॉमिस क्या होता है? जब कोई पर्सन एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना प्रपोजल यानी कि ऑफर, हम प्रपोजल भी बोल सकते हैं उसको और ऑफर भी बोल सकते हैं, यानी कोई प्रपोजल या ऑफर एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को दिया गया और उस दूसरे पर्सन ने उस पर क्या कर दी? अपनी एसेंट दे दी, यानी कि अपनी सहमति दे दी। एसेंट का मीनिंग होता है सहमति। दूसरे एक पर्सन ने प्रपोजल या ऑफर दिया, सामने वाले पर्सन जिसको कि ऑफर दिया गया उसने अपनी एसेंट यानी सहमति दे दी। तो इससे क्या बन गया? इनके मिलने से क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। यहाँ पे वो क्या हो गया? प्रॉमिस। सहमति देने से क्या निकल के आया? प्रॉमिस। अब इस प्रॉमिस में जब हमको क्या मिल जाएगा? एक कंसीडरेशन मिल जाएगा। एंड व्हाट इज कंसीडरेशन? कंसीडरेशन मीन्स कोई भी वैल्यू फॉर मनी, ऐसा कुछ भी जो उसमें मनी के टर्म्स में जिसको नापा जा सके, वो लग जाने के बाद ये क्या बन जाता है? एक अग्रीमेंट बन जाता है। आपको बात समझ में आई? किसी पर्सन ने प्रपोजल दिया यानी कि ऑफर किया, जिस पर्सन को हमने प्रपोजल दिया उसने अपने उस ऑफर से के लिए अपनी सहमति दे दी हो, उस सहमति से क्या बन गया? इनका प्रॉमिस बन गया। और जब इस प्रॉमिस में हमने कंसिडरेशन को ऐड कर दिया गया यानी कि कोई वैल्यू फॉर मनी को जोड़ दिया गया, तो वो हमारा अग्रीमेंट बन गया। तो दिस इज आवर अग्रीमेंट। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो बात ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, ए ने बी को ऑफर किया अपनी कार बेचने का। कार उसने कहा कि मैं आपको सेल करूंगा फॉर ₹1,00,000। ओके, तो ऑफर किस चीज का आया? कार बेचने का ऑफर आया। कितने? अब बी ने इसके लिए क्या अपनी सहमति दी? उसका पहले क्या देना जरूरी है? अपनी एसेंट। बी सेड यस टू इट कि यस आई विल परचेज योर कार फॉर ₹1,00,000। एंड व्हाट इज दिस 1,00,000? दिस 1,00,000 इज अवर consideration. 1,00,000 rupees is the consideration for the car
and B says yes to it. Offer of A is to sell his car. अब B ने जब उसको yes कर दिया तो ये अपना क्या बन गया, एक वैलिड अग्रीमेंट बन गया। तो ये हमारा एक अग्रीमेंट हो गया जो कि बिल्कुल वैलिड अग्रीमेंट है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई अग्रीमेंट तक। अब हमें इसमें आगे क्या लगाना है, इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एनफोर्सिएबिलिटी, यानी कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब है कि लॉ के द्वारा जिसको मान्यता मिलती है, मान्यता प्राप्त है, यानी ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जिसको कि अगर हम कोर्ट में जाके स्यू करने के लिए कोशिश करेंगे तो वो कोर्ट उसकी मान्यता देता है, तो वो हो जाएगा एनफोर्सिएबल। तो क्या ये अग्रीमेंट प्रॉपर है, अग्रीमेंट है? यस, ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। तो जब ये इसमें एनफोर्सिबिलिटी भी जुड़ जाएगा तो देन इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये अपना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो आइए, आपको मुझे लगता है बात समझ में आ गई कि हमने अग्रीमेंट बना लिया, अब अग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी जोड़ दी तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो दिस इज आवर कॉन्ट्रैक्ट। अब हम एनफोर्सिबिलिटी को भी एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि क्या चीज है जो कि एनफोर्सिबल हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम देखें कि एक फादर है और एक सन है। फादर ने सन से ये कहा कि मैं सन आपको 1000 रुपये की पॉकेट मनी देता हूँ, पॉकेट मनी ऑफ रुपीज 1000 एंड सन सेज यस टू इट। ही सेज यस फादर, मैं आपसे पॉकेट मनी लूंगा। तो सन की एसेंट भी आ गई, फादर का ऑफर भी हो गया और इसमें कंसिडरेशन फॉर मनी भी हो गया। तो क्या अब ये वैलिड अग्रीमेंट माना जाएगा? नो। अब मतलब अगर लेटर ऑन फादर ने जब सन को लेटर ऑन क्या किया, मना कर दिया कि मैं आपको पॉकेट मनी नहीं दे रहा हूँ। पहले वो देना चाहता था पर बाद में उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं दे रहा पॉकेट मनी। तो अब इस केस में क्या सन फादर को स्यू कर सकता है कोर्ट में जाके? नहीं, सन फादर को कोर्ट में जाके स्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच का एक सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट है जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। यानी इस तरह के अग्रीमेंट को लॉ में मान्यता नहीं मिलती, ये सोशल अग्रीमेंट किए गए हैं, तो ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होगा। तो दिस इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो आई थिंक आपको यहाँ तक की सारी बात समझ में आई होगी कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ बस इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तब तक के लिए बाय बाय।